हेलो फ्रेंड्स। देखिए, आईआईटी जैम का एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ है 12 फरवरी को। तो इस राइट टाइम की कुछ ऐसा टॉपिक किया जाए जिससे थोड़ा आपका तैयारी में रिवीजन हो जाए। देखिए, तो कोई भी एग्ज़ाम आप दोगे तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जो चीज़ है जो आपको हमेशा ही करना चाहिए, दैट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जब से वो पैटर्न, जो पैटर्न अभी चल रहा है, उस पैटर्न का क्वेश्चन जब से आ रहा है, वो पैटर्न के क्वेश्चन आप जरूर करिए। ठीक है। तो अब तो ऑब्जेक्टिव, पहले बहुत पहले तो सब्जेक्टिव एग्जाम होता था जैम का, ठीक है। तो लेकिन उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ करते थे। बाद में शायद 15 से आई थिंक फुल्ली ऑब्जेक्टिव पेपर शुरू हो गया। ठीक है, मतलब 3 तरह का क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव में भी। जैसे एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी 2 कैटेगरीज है, 1 मार्कर 2 मार्कर। ठीक है, एक बार थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं पैटर्न क्या है। ठीक है, जो आईआईटी जैम का पैटर्न है, देखिए आईआईटी जैम का जो पैटर्न है आपका, जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है, यह 3 सेक्शंस, एमसीक्यू, एमएसक्यू और नेट। अब एमसीक्यू में भी 2 लेवल है। 1 to 10 क्वेश्चन जो आएगा वो सिंगल मार्क का होगा, और जो 10 से 30 नंबर जो क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्क्स होंगे। ठीक है। एमएसक्यू में क्या है कि मोर देन 1 करेक्ट होगा, इसमें सिंगल करेक्ट होगा। एमसीक्यू वाले में सिंगल करेक्ट, 4 ऑप्शन में से एक सही होगा। ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन बनेंगे। 1 से 10 जो क्वेश्चन होंगे वो सिंगल मार्क के होंगे, और जो 11 से 30 हो गया ना, 1 से 10 तो 1 मार्क का हो गया, और जो 11 से 30 जो 20 क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्क्स के आते हैं। वो थोड़े से लेवल में थोड़ा डिफिकल्ट होगा 1 मार्क वाले से। ठीक है। एमएसक्यू जो है उसको मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन बोलता है लोग। उसका मतलब ये होता है कि 4 ऑप्शन दिया रहेगा, और चारों ऑप्शन में से हो सकता है कि सारा भी सही हो, या 3 सही हो सकता है, या 2 सही हो सकता है, या सिंगल सही होगा, ऐसा होगा। मतलब एक से अधिक करेक्ट, मतलब क्वेश्चन आंसर होगा उसका। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया 31 से लेके 40 तक। आइए 2 मार्क्स का होगा। ठीक है। नेट में भी 2 लेवल है, 41 to 50। नेट का मतलब हो गया न्यूमेरिकल आंसर टाइप। नेट का मतलब हो गया न्यूमेरिकल आंसर टाइप, मतलब इसका जो आंसर होगा ना वो मतलब इंटीजर्स में होगा। मतलब इंटीजर्स नहीं बोलेंगे, मतलब इस टाइप का होगा, मतलब नंबर्स में होगा। जैसे क्वेश्चन होता है 30.14, ये आंसर हो सकता है। मतलब इंटीजर नहीं कहेंगे, इंटीजर तो भाई फिर तो दशमलव के बाद कुछ नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल आंसर टाइप, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, तो इस टाइप का आंसर नहीं होगा e⁻⁻⁴। मतलब अगर ऐसा भी होगा तो इसका फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। या इस टाइप का नहीं रहेगा, लॉग ऑफ समथिंग, या इस टाइप, आपको न्यूमेरिकल आंसर टाइप रहेगा। मतलब उसको नंबर्स इस टाइप का फ्रैक्शन में तोड़ना पड़ेगा। मतलब A B.C.D 2 इस टाइप का होगा। ठीक है। मतलब ये नंबर्स होंगे, वेयर A B C D आर इंटीजर्स, वेयर A B C D आर इंटीजर्स। ये आंसर हो गया। जैसे 2.37 ये आंसर हो सकता है, या 10 इस टाइप का आंसर हो सकता है। ठीक है। मतलब डेसिमल 2 डेसिमल प्लेसेस तक यूजुअली कुछ आंसर हो सकता है इसका। ठीक है। तो इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप। मतलब अगर मान लो किसी चीज का आंसर ऐसा भी होगा ना, मान लो सपोज करो कि ये आंसर है, ठीक है, तो ये वाला दे देगा और ये फिल इन द ब्लैंक्स कर देगा, मतलब 2 आंसर ऐसे का, मतलब द आंसर इज डैश इनटू 10⁻³ तो डैश के जगह पे वो नंबर्स भराएगा। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल आंसर देखेंगे अभी, है ना। तो 40 से 50 जो क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क के होंगे, और जो 51 से 60 होगा वो 2 मार्क्स का होगा। तो टोटल कितना बन रहा है देखो, ये हो गया टोटल 10 मार्क्स का, ये हो गया 20 × 2
तो 40 मार्क्स हो गया, और ये हो गया 10 गुने 2 20 मार्क्स, ये हो गया 10 मार्क्स, और ये 20 मार्क्स। मतलब टोटल आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। इसमें 40 तक ले आएंगे तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, आईआईटी मिल जाएगा। ऐसा तो देखो कट ऑफ लोग कहता है कि 15 जाता है, 18 जाता है, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं है। उससे आपको खाली एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उससे आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। तो वैसा उसको हम कट ऑफ नहीं बोलते हैं। वो सिर्फ आपको कहने के लिए हो जाए कि जैम क्वालिफाई किए थे, मतलब 10 लोगों के बीच बोल सकते कि हम भी क्वालिफाई किए थे यार, मतलब एडमिशन नहीं लिए। मतलब एडमिशन होता नहीं है, लेकिन लोग बोल देते हैं कि एडमिशन नहीं लिए, ठीक है, हमारा भी हुआ था, ऐसा वाला बोल सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन आपको मतलब 35-40 नंबर आएगा तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अब बढ़िया कॉलेज के लिए 50-60 नंबर आपका होना चाहिए। जैसे IIT दिल्ली चाहिए, इस टाइप का ओल्ड वाला IIT चाहिए, तो 50-60 नंबर आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा हाई स्कोरिंग एग्जाम नहीं होता है, 70-72 तक तो लोग टॉप कर जाते हैं, ठीक है, ठीक है। इस टाइप से बड़े सारे हमारे स्टूडेंट टॉप किए हैं, मतलब पहले के सालों में, ठीक है। इधर कोविड के बाद हम लोग क्लासरूम बंद कर दिए, तो ऑनलाइन ही कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर से टॉपर लोग जनरेट करने लगेंगे, ठीक है, जैसे जैसे थोड़ा ऑनलाइन बच्चे आने शुरू होंगे। तो ये हो जाएगा 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा पैटर्न है, ये पूरा पैटर्न है। नेगेटिव मार्किंग का थोड़ा ध्यान रखिए। देखो फिजिक्स में ना तुक्का वाला सब्जेक्ट नहीं है ये, फिजिक्स जो है तुक्के वाला सब्जेक्ट नहीं है, तो कभी भी तुक्का मत मारिए। मोस्ट मतलब 90% चांस है कि अगर मतलब तुक्का मारेंगे तो वो गलती होगा, ठीक है, गलत ही होना है। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है इस एरिया में, जो ये 40 नंबर का है ना, यहाँ 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इसमें तुक्का मारेंगे तो कोई फायदा भी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग हालांकि नहीं है, लेकिन मोर देन 1 करेक्ट है तो क्या क्या मारोगे, मतलब ऐसा बहुत मुश्किल होता है। इधर तो सॉल्व ही करना पड़ेगा आपको, इसमें तो तुक्का चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे भी मतलब कामयाब नहीं है ये प्रैक्टिस ना, गेस करना, गेस करके आंसर टिक कर देना, कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। बल्कि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा इधर, तो नुकसान ही हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर जैसे बॉर्डर लाइन केस बनता है, अगर बहुत सारे बच्चों का देखो बॉर्डर लाइन केस बनता है कि 35 नंबर का सही बन रहा है, तो लास्ट में बहुत ज़्यादा सैचुरेट कर जाता है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो एक एक मार्क्स से लोग मतलब लिस्ट से बाहर भी हो जाते हैं कई बार, ठीक है। समझ रहे हैं, तो लास्ट में बहुत सैचुरेशन हो जाएगा। ऊपर ऊपर जो उसका टॉपर का 80 मार्क्स हो, सेकंड रैंक वाले का 70 होगा, 10 नंबर का फर्क हो सकता है। लेकिन इधर जब आएंगे ना तो सब मर्ज कर जाएगा, मतलब किसी का 35 नंबर है उसका हो जाएगा, और 34.5 वाले का कॉलेज नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो वहाँ पे मायने रखता है नेगेटिव मार्किंग कितना हुआ है, ठीक है। और कभी टाई हो गया ना, तो मतलब कि दोनों लोग का 35 नंबर है, और उसमें हो सकता है किसी के ज़्यादा नेगेटिव हो तो उसको कॉलेज ना मिले, और हाँ, ये भी टाई में ये बहुत मायने रखता है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, टाई ब्रेक करने के लिए। ओके, मतलब एक से अधिक बच्चों का सेम रैंक हो सकता है, ठीक है, लेकिन वही भी मान लो सीट समाप्त हो रहा है तो कॉलेज फिर उस बच्चे को लेगा जिसका नेगेटिव मार्किंग कम रहा है, ठीक है। ऐसा टाई ब्रेकिंग मतलब अलग 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 कॉलेज का हो सकता है, अलग अलग चीज़ों, लेकिन टाई ब्रेकिंग में नेगेटिव मार्किंग कई जगह इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हालांकि IIT वाला कुछ क्लियर इसके बारे में बोलता नहीं है, लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और क्या नेगेटिव शकल देके थोड़ी टाई ब्रेकिंग करेगा, यही सब चीज़ देखेगा ना, ठीक है। ओके, तो ये आपका पैटर्न रहेगा, ये आपका पैटर्न है। तो देखो जो प्रीवियस पेपर जो क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, तो हम वैसे चलेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब 2022 का करवा दिया पूरा पेपर, फिर 2021 का करवा दिए, वो उतना यूजफुल नहीं रहेगा, वो उतना यूजफुल नहीं रहेगा। यूजफुल इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि अब सारा टॉपिक तो करके कोई बैठा हुआ नहीं है ना अभी, तभी ना पूरा पेपर का करवाने में फायदा है। तो टॉपिक वाइज चलते हैं, पहले मैकेनिक्स का उठाते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी का करेंगे, फिर क्वांटम मैकेनिक्स करेंगे, फिर MP करेंगे, इस टाइप से करेंगे, ठीक है। तो अभी मैकेनिक्स का शुरू किए हैं, अब मैकेनिक्स में भी कोशिश करेंगे कि चैप्टर वाइज चलें, ठीक है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का अलग से कर लेंगे, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन का कर लेंगे। तो देखो ट्राई तो ये है कि देखो इस महीने मतलब कर ले पूरा जैम का जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, मतलब शुरू से जितने भी ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव वाला रहने देंगे क्योंकि वो तो अब पूछेगा नहीं, बट ऑब्जेक्टिव जितना 2005 से लेकर अभी तक आया है, मतलब कितने साल हो जाएंगे जी, 16 और 2 22 18 साल हो जाएगा। तो 18 साल में जितना ऑब्जेक्टिव आया है जो रिलेवेंट है अभी के
पैटर्न के हिसाब से वो कोशिश करेंगे कि सारा करने का, ठीक है। तो ठीक है, ये चीज़ है। सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। पहला टॉपिक करते हैं, दैट इज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। प्रीवियस क्वेश्चन IIT JAM Physics, velocity and acceleration. So before I go into it, let me introduce myself. I am Vishal Devarse and I have been teaching for IIT JAM for since beginning, like 2005 से पहला बैच जो मेरा था that was 2005 itself, ठीक है। मतलब I was the first teacher of IIT JAM in whole India, ठीक है, and I am the oldest one also. Okay, तो ज़्यादा बखान नहीं करेंगे, let me teach, ठीक है। So we will do previous question of IIT JAM for this topic, velocity and acceleration, velocity and acceleration। पहले MCQ देखते हैं velocity and acceleration पे। ये क्वेश्चन देखिए, ये ईयर नहीं लिखे हैं क्या इसमें? अच्छा आगे लिखे हैं, ये मेरे ख्याल से 2005 या 6 का है जी, लिखे नहीं है पर ऐसे कुछ होगा, 2005 या 6 का होगा, ठीक है, देख लेना। Probably it will be of 2005 और ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द ऑरिजिन O एट एन एंगल 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ये जो है 45 डिग्री है, दिस इज 45 degree from the horizontal. At the highest point of its trajectory, the radial and transverse component of its acceleration in terms of gravitational acceleration g is। देखो जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा मतलब ऑन ए प्लेन सरफेस, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो कोई बॉडी है मास m का, तो उस पर एक ही फोर्स लग रहा है एंड दैट इज mg, दैट इज mg। mg इज द ओनली फोर्स एक्टिंग, ठीक है। तो सिर्फ mg लगेगा तो एक्सेलरेशन विल बी g इन वर्टिकल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल इक्वल टू g इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग हो सकता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये तभी होता है जब बॉडी रेस्ट पे हो और उसको पे आप फोर्स लगाना चालू किए, उस केस में जिधर फोर्स लगाएंगे उधर ही मूव कर जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि शुरू में हम लोग एक वेलोसिटी प्रोजेक्शन दे दिया ना, 45 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिए, ठीक है। तो वैसे केस में आपका एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वेलोसिटी होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो एक्सेलरेशन लेकिन हमेशा ही फोर्स का डायरेक्शन होगा, नेट वेलोसिटी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मैच ना करे, लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा ही नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो नेट फोर्स अगर वर्टिकली डाउनवर्ड है तो एक्सेलरेशन ही वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो कहीं भी प्रोजेक्टाइल के किसी भी पोर्शन पे देखेंगे तो एक्सेलरेशन विल बी g इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखिए आपसे क्या पूछा है, एट द हाईएस्ट पॉइंट, आपसे पूछा हाईएस्ट पॉइंट पे, तो हाईएस्ट पॉइंट पे भी एक्सेलरेशन यही रहेगा g। अब इस g का रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट देखना। रेडियल कंपोनेंट क्या होता है, ये ज्वाइन कर दिया हमने। आप क्या है कि जहां पर पार्टिकल है ना उसको ऑरिजिन से ज्वाइन कर दो, ठीक है, उसको ऑरिजिन से तुम ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब ऑरिजिन से ज्वाइन कर दोगे, बढ़िया कलर क्या रहेगा, ये बढ़िया चल रहा है, हाँ ठीक है। तो आर के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जो होता है दैट इज योर ER वेक्टर, ठीक है। और ये जो थीटा एंगल है, थीटा के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में दिस इज E थीटा। तो आपको इस g एक्सेलरेशन का कंपोनेंट देखना है ER के डायरेक्शन में, वो रेडियल एक्सेलरेशन हो जाएगा। और इसी g का कंपोनेंट देखना है E थीटा के डायरेक्शन में, वो आपका ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आपको? r के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में दैट इज रेडियल डायरेक्शन, और थीटा के इंक्रीजिंग डायरेक्शन, देखो थीटा ये है, इसी को पैरेलल शिफ्ट कर दिया तो ये E थीटा हो गया। अब इसको अगर हम रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ब्रेक करें, ये E थीटा के ऑपोजिट हो गया। तो ये अगर मान लो 45, ये कितना एंगल होगा, थीटा कितना होगा बताओ, थीटा निकाल सकते हो आप,
यू कैन फाइंड आउट थीटा. व्हाट विल थीटा? देखो थीटा निकालने के लिए आप एक काम करो, आप इसको, ये जी का डायरेक्शन हो गया, ये निकाल लो और वाई और एक्स निकाल लो. एक्स क्या हो जाएगा? एक्स विल बी, थीटा निकाल रहे हैं भाई, ठीक है, थीटा निकाल लीजिए पहले. मतलब हम यहाँ थोड़ा धीरे धीरे बता रहे हैं आपको, एग्जाम में तो अपना स्पीड से चलेंगे आप, क्योंकि कई बच्चे हैं ना, कई वीक है, कई बहुत अच्छे हैं, कई लोग कम पढ़े हैं, तो हम ऐसा बता रहे हैं कि सबको समझ में आ जाए, ठीक है. तो आप समझ रहे हैं, मतलब ये जी का हम लोग को नेट एक्सेलरेशन डायरेक्शन पता है, लेकिन हमको रेडियल और ट्रांसवर्स पूछा है. रेडियल और ट्रांसवर्स का मतलब होता है आप जहां पे पार्टिकल है उस पॉइंट को ऑरिजिन से ज्वाइन कर दो. ये हो जाता आर. आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ऑरिजिन, ठीक है. तो आर के इंक्रीजिंग डायरेक्शन जो होता है वो ई आर. ई आर कैप क्या है? ई आर कैप इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग आर, वही रेडियल डायरेक्शन होता है. ER is unit vector in the direction of increasing R and E theta is unit vector in direction of increasing theta. E theta is unit vector in direction of increasing theta. ये सब मैंने पढ़ा रखा है. वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का जो यूनिट देखोगे YouTube पे भी डाल रखा है, तो उससे सारा मैंने पढ़ा रखा है. पर फिर भी मैं आपको रिकैप के लिए बताता रहूँगा, तभी पूरा रिवीजन हो पाएगा, ठीक है. तो ER is unit vector in direction of increasing R and E theta is unit vector in direction of increasing theta. अब नेट एक्सेलरेशन क्या है? डाउनवर्ड है. तो अब जी का कॉम्पोनेंट निकालना पड़ेगा ना. मान लो ये थीटा एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा. तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा. अभी थीटा के टर्म्स में ही लिख देते हैं, चलो फिर थीटा निकाल लेंगे. ये भी एंगल आपका थीटा हो जाएगा ना जी, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है. ये थीटा आ गया और ये आपका 45 तो ये है ना, 45 अलग है. देखो 45 इस पाथ के टेंजेंशियल डायरेक्शन 45 है, ठीक है, बट ये 45 नहीं है, ये अलग हो जाएगा. ये निकालेंगे हम लोग. तो ये मान लो अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये टोटल 90 डिग्री है, तो ये थीटा हो जाएगा. तो आपका जो एक्सेलरेशन इन रेडियली इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इट विल बी जी कॉस थीटा. और जी कॉस थीटा क्या है? ई थीटा के ऑपोजिट है. जी कॉस थीटा क्या है? ई थीटा के ऑपोजिट है, तो इसको ऐसे लिख दोगे. अच्छा, ए आर क्या हो जाएगा? जी साइन थीटा. तो ये जी साइन थीटा किधर है आपका? वो ई आर के ऑपोजिट है. जी साइन थीटा ई आर के ऑपोजिट है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जी इज सिंपली माइनस जी साइन थीटा ई आर एंड माइनस जी कॉस थीटा ई थीटा. तो ये आपका हो जाएगा ए आर और ये आपका हो जाएगा ए थीटा. तो अब मतलब आपको क्या निकालना है? आपको थीटा निकालना है. थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा इज बेसिकली tan थीटा क्या हो जाएगा? y अपॉन एक्स. तो y क्या बन जाएगा? देखो हाइट का जो प्रोजेक्टाइल का थोड़ा सा याद रखो, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है हाइट, मैक्सिमम हाइट जो रीच करता है प्रोजेक्टाइल. और रेंज का फार्मूला होता है v cos थीटा, v cos थीटा हो गया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2v sin थीटा बाई जी. तो ये रेंज का आधा ही बोल रहा है ना, तो r/2 क्या हो जाएगा? r/2 में 2 गैप हो जाएगा. तो आपका y क्या हो जाएगा? y इज v स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 अपॉन जी 2g. और ये कितना हो जाएगा? v स्क्वायर साइन 45 कॉस 45 अपॉन जी. So this will come as 1/2 tan 45. 1/2 tan 45 is 1. Tan 45 is 1. तो ये आपका tan थीटा हो जाएगा, ठीक. तो आपका निकाल लीजिए, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए. आपका tan थीटा इज 1/2, तो cos थीटा क्या हो जाएगा? ये आपका परपेंडिकुलर बेस हो गया ना, तो इट विल बी g इंटू मतलब cos 45 मतलब 2 अपॉन √5. और ये क्या हो जाएगा? 1/√5. देखो कौन सा बैठ रहा है? दोनों माइनस माइनस है, तो ये सही बन रहा है. डी ऑप्शन, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक.
डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मतलब एक आध क्वेश्चन आ जाता है, मतलब हर साल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन पीछे हम देख रहे हैं कि 2-3 साल से पूछ रहा है इस तरह क्वेश्चन। ये तो 2005 का या 6 का होगा। ठीक है, अगला देखिए, ये आपका 2009 में आया है। ठीक है, बहुत फ्रीक्वेंट नहीं पहले पूछता, लेकिन इधर हम देख रहे हैं कि थोड़ा फ्रीक्वेंट पूछ रहा है। जैसे आगे सवाल देखोगे, ये 16 में आया है, ये 21 में आया है, ये 22 में भी आया है। ठीक है, तो मतलब ये थोड़ा फ्रीक्वेंट ही है। ये क्या है जी, MSQ। अच्छा, MSQ भी देख लो। MSQ में 2022 में देखो, तो 2 क्वेश्चन 2022 में आया है, 2017 में आया है ये। ठीक है, तो और ये डुएबल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन पूछेगा इससे। ठीक है, अब देखो क्या पूछ रहा है। 2009 में ए पार्टिकल इज मूविंग इन स्पेस विथ O एज द ऑरिजिन। Some possible expression for its position, velocity and acceleration in cylindrical coordinates are given below. Which of the following is correct? देखो, ये तो चलो सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट है। आपको जो याद रखना है, सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट याद करने का आपको सिंपल तरीका बताते हैं। आपको प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट का फार्मूला सब याद रखना है। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट मतलब देखो, पोलर कोऑर्डिनेट में 2 चीज है, एक ऑरिजिन है और एक इनिशियल लाइन है। इसको हम बोलते हैं ऑरिजिन और इसको बोलते हैं इनिशियल लाइन। ठीक, अब कोई भी पॉइंट स्पेस में रहेगा, मान लो ये पॉइंट स्पेस में है, इसको ना 2 कोऑर्डिनेट से इसका पोजीशन डिफाइन करते हैं। एक हो गया r और दूसरा थीटा। r क्या होता है? r इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ऑरिजिन। r जो है, ऑरिजिन जो है वो r कोऑर्डिनेट का रेफरेंस है। r क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द ऑरिजिन। और थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगल विच r मेक्स विद द इनिशियल लाइन। जैसे कार्टेशियन में x और y कोऑर्डिनेट होता है ना, तो x क्या होता है? x इज डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस एंड y इज डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। तो x एक्सिस जो है वो y कोऑर्डिनेट का रेफरेंस है, मतलब x एक्सिस पे y जो है 0 होता है। ठीक है, और y एक्सिस जो है वो x का रेफरेंस होता है, मतलब y एक्सिस पे x 0 होता है। ठीक, तो वैसे ही r और थीटा का जो रेफरेंस है, ऑरिजिन पे r 0 होता है, तो r इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम द ऑरिजिन। ऑरिजिन पे r 0 है और इनिशियल लाइन पे थीटा 0 होता है, तो थीटा का मेजरमेंट इनिशियल लाइन के रेस्पेक्ट में होता है। मतलब r जो हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन हो गया, and theta is the angle which r makes with the initial line. The initial line is the reference for theta coordinate and origin is the reference for measuring r coordinate. ठीक है, और 2 वेक्टर्स हो जाएंगे, एक इन डायरेक्शन इंक्रीजिंग r और एक इन डायरेक्शन इंक्रीजिंग थीटा। ये याद रखो। अच्छा, इतना याद करके फिर ये याद रखिए कि r का एक्सप्रेशन क्या होता है। पोजीशन इज गिवन बाय r er, मतलब er वेक्टर ये इस डायरेक्शन हो गया, और कितना दूर, रेडियल डायरेक्शन कितना दूर, r दूरी पे है, तो पोजीशन कौन होगा? लिखते हैं r e r। ठीक, और जो वेलोसिटी वेक्टर होगा, ये सब हम डिराइव करवा रखे हैं। वेलोसिटी वेक्टर कैसे आता है अभी तो याद रखिए। ठीक है, एग्जाम अब नजदीक है तो ये सब याद ही रखिए। ये वेलोसिटी वेक्टर, इसको बोलते हैं रेडियल कंपोनेंट और इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कंपोनेंट। r डॉट हो गया रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और ये ट्रांसवर्स कंपोनेंट हो गया। और एक एक्सप्रेशन याद रखो एक्सेलरेशन का भी, अब तो याद ही कर लो सब, बाकी डेरिवेशन वगैरह सब हम करवा रखे हैं तो वो आप देख सकते हैं। प्लस 1/r ठीक, ये आप याद रखिए, यू रिमेंबर दिस। आज देखो बहुत कम चीज हमें याद करने के लिए बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं वो उसको मतलब करिए। ठीक है, बहुत ज्यादा तो हम कुछ बोलते भी नहीं है याद करने के लिए, लेकिन हम जब बोल रहे हैं तो मतलब उसको करना है। ठीक है, उसमें इफ्स एंड बट नहीं लगाना, ये याद रखिए। ठीक, ये याद रखना है। और अगर सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट की बात करेगा कोई, तो सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट का एक्सप्रेशन सिंपल होता है। देखो सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट थोड़ा सा हम आपको ब्रीफ कर देते हैं। देखो सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में इस टाइप का होगा।
3 डायमेंशन हो जाता है। तो ये जो है आपका मान लो पार्टिकल है, अब इसका पोजीशन हम लोग 3 कोऑर्डिनेट से डिफाइन करते हैं। एक उसमें होता है रो, दूसरा होता है फाई और तीसरा होता है जेड। जेड क्या है? जेड सिंपली इसका डिस्टेंस है एक्स वाई प्लेन से। जेड इज सिंपली द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द एक्स वाई प्लेन। ये जेड कोऑर्डिनेट, मतलब जो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जो जेड कोऑर्डिनेट है, इट इज सेम एज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जो जेड कोऑर्डिनेट होता है, इट इज सेम एज द कार्टेशियन जेड। जेड हियर इज सेम एज द कार्टेशियन जेड। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी जो जेड कोऑर्डिनेट होता है, दैट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स वाई प्लेन। ठीक। रो क्या होता है? रो इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द जेड एक्सिस। रो इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द जेड एक्सिस। ठीक है। और तो ये रो, और मान लो ये यहाँ पे अगर इसको प्रोजेक्ट करें तो यहाँ भी ये रो ही रहेगा। ठीक है। मतलब पॉइंट पी का जो आपका जो प्रोजेक्शन होगा एक्स वाई प्लेन में, उस प्रोजेक्शन का दूरी ऑरिजिन से इस पॉइंट पी का जेड एक्सिस से सेम रहेगा। पैरेललोग्राम टाइप का बन जाएगा ना ये। ठीक है। मतलब स्क्वायर रेक्टेंगल बनेगा बेसिकली। तो पॉइंट पी का दूरी जो जेड एक्सिस से होगा, वही दूरी आपका पॉइंट पी का जो प्रोजेक्शन होगा, पॉइंट पी का प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा? एक्स वाई जीरो, उसका दूरी ऑरिजिन से वही रहेगा रो। ठीक। अब फाई क्या होता है? फाई इज द एंगल विच प्रोजेक्शन ऑफ पी एन इन एक्स वाई प्लेन मेक्स विद द एक्स एक्सिस। फाई इज द एंगल विच प्रोजेक्शन ऑफ पी ऑन एक्स वाई प्लेन मेक्स विद द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है। तो अगर आप सिलिंड्रिकल पोलर में आर लिखोगे तो देखो, आप सिंपल समझो, अगर इसको थोड़ा इससे कंपेयर करो तो यहां जो रो और फाई है वो इट इज सेम एज आर एंड थीटा इन प्लेन पोलर। यहाँ पे अगर हम इसको जेड वाला किल कर दें तो ये पॉइंट एक्स वाई प्लेन में आ जाएगा। तो एक्स वाई प्लेन में आप देखो रो क्या है? डिस्टेंस ऑफ द प्रोजेक्शन फ्रॉम द ऑरिजिन। और फाई क्या है? फाई इज एंगल विच रो मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो रो और फाई जो सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट जो रो है वो प्लेन पोलर का आर की तरह है, और जो सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट फाई है, इट इज सिमिलर टू थीटा इन प्लेन पोलर। तो कभी आपको एक्सप्रेशन लिखना हो सिलिंड्रिकल पोलर में तो आप सिंपली क्या करिए, इसको ऐसे लिख दीजिए। अब ई आर को ईरो लिखोगे, फिर ईरो क्या है? दिस इज ईरो। ठीक है। दिस इज ई जेड विच इज के कैप, और फाई क्या है? ये ई फाई है। ठीक है। तो ईरो लिख दो, और जेड एक्सिस जेड वाला जोड़ते जाइए, या के कैप लिखो या ई जेड कर दे। ई जेड इज सेम एज के कैप। ठीक है। तो यहां से ये आ गया, अब प्लस जेड वाला अलग से लिखना पड़ेगा आपको। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ऐसे लिखो, रो डॉट ईरो प्लस रो फाई डॉट ई फाई, यहां से कॉपी कर लिए। और यहां पे जो कार्टेशियन में होता है जेड डॉट ई जेड, डी जेड बाई डी टी। एक्सेलरेशन भी वैसे लिख दो, आर के जगह पर रो लिख दो, रो डबल डॉट रो फाई डॉट स्क्वायर ई रो प्लस 1 बाई रो डी बाई डी टी ऑफ रो स्क्वायर फाई डॉट ई फाई जेड डबल डॉट ई जेड। समझ ना? याद करने का तरीका बता रहे हैं। प्लेन पोलर वाला तो याद ही करना है। अब प्लेन पोलर याद रहेगा तो ये भी लिखा जाएगा आपका। ठीक। प्लेन पोलर याद रहेगा तो ये भी लिखा जाएगा, खाली जेड वाला अलग करना है। जेड वाला कार्टेशियन की तरह होता है ना? जेड ई जेड, वी जेड क्या होता है? डी जेड बाई डी टी। ए जेड क्या होता है? डी स्क्वायर जेड बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है। तो ये वाला तो पता ही है आपको कैसे आ रहा है। ठीक। ओके। अब देखो मिलाओ कौन सा सही है। Which one of the following is correct? ये तो गलत है। आपको बताया कि ये होगा ही नहीं। ठीक है। यहाँ पे आर सिंपली होता है रो ई रो प्लस जेड ई जेड, है ना? ये तो गलत ही हो गया, ये गलत है आपका। मतलब वेलोसिटी वाला सही लग रहा है बट ये गलत है, आर गलत है। ठीक है। अच्छा वेलोसिटी का देखो डी रो बाई डी टी। ठीक है। ये भी ये गलत है, मतलब रो गायब हो गया ना यहाँ से। मतलब देखो
ये देखो, यहाँ देखो रो फाई डॉट होता है, तो यानी ये वाला भी गलत है तुम्हारा, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन गलत आ गया। हाँ, ये आर का तो सही है, और ये भी सही है, ये भी सही है, तो सी करेक्ट है इसका, ये गलत है। ठीक है, समझ ना? तो मतलब आपको प्लेन पोलर का याद करना पड़ेगा, चाहे हंस के करो या रो के करो, करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मार्क्स लाना है तो ये याद रहेगा तो ये भी याद हो जाएगा हम लोग का। ठीक, मतलब सिलिंड्रिकल पोलर इज बेसिकली प्लेन पोलर प्लस कार्टेशियन जेड, प्लेन पोलर प्लस कार्टेशियन जेड। ठीक, ओके। ये क्वेश्चन देखो, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए प्लेन विथ कांस्टेंट रेडियल वेलोसिटी, ठीक, एंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, मतलब जो वेलोसिटी है, कांस्टेंट रेडियल वेलोसिटी है 12 ER का, और एंगुलर वेलोसिटी क्या है 2 रेडियन पर सेकेंड। मतलब जो थीटा डॉट है, रेडियल वेलोसिटी, इसको ऐसे मत लिखो, ये एक्सप्रेशन होता है इन जनरल आर डॉट ER प्लस आर थीटा डॉट ई थीटा। ठीक, तो आर डॉट तो तुम्हारा 12 दे रखा है, और थीटा डॉट को दे रखा है तुमको 2। ठीक है, थीटा डॉट को तुमको 2 दे रखा है, 12 ER प्लस आर तो चेंज होता रहेगा ना जी, आर आपका चेंज होता रहेगा, तो 2R E थीटा, तो इस तरह का कुछ वेलोसिटी दे रखा है। ठीक है, अब क्या पूछा है तुमसे, at r equals to 8 meter from the origin, the magnitude of instantaneous velocity at r equals to 8 मीटर क्या हो जाएगा बताओ? वेलोसिटी हो जाएगा, ये तो 12 ही दे रखा है तुम्हारा, और r का वैल्यू पुट कर लो, थीटा डॉट तो 2 है। ठीक है, तो r का वैल्यू 8 दे रखा है तुमको, 8 दूनी 16 ई थीटा, तो मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा? ये ER और ई थीटा हमेशा ही परपेंडिकुलर होता है, ऑर्थोगोनल होता है, मतलब ये ऐसे इनिशियल लाइन हो गया, तो ये ER हो जाएगा और ई थीटा ये हो जाएगा, हमेशा परपेंडिकुलर। ठीक, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 12 का होल स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर, 4 बाहर निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 4 गुने 5 20। ठीक, 20 आंसर हो जाएगा, 20। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, फार्मूला बेस्ड। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट का फार्मूला याद रखना है, दिमाग में डाल लीजिए। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट का फार्मूला हम लोग को याद रखना है। इसमें एंगुलर वेलोसिटी थीटा डॉट दिया हुआ है, आर डॉट दिया हुआ है। ठीक है, आर तो चेंज होता रहेगा क्योंकि मूव कर रहा है तो पोजीशन बदल रहा है। ठीक है, रेडियल वेलोसिटी है मतलब डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना। आगे चलें, कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत हो, जहां भी वीडियो देख रहे हैं वहां पे कमेंट पुट करने का ऑप्शन है। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब में भी डाल सकते हैं, उसका हम आंसर कर देंगे, देखते रहते हैं रेगुलरली। या अगर मोबाइल ऐप पे कर रहे हैं, कोर्स ज्वाइन कर रखे हैं, तो वहाँ भी आप ग्रुप बना हुआ है, फॉरम बना हुआ है, उसमें आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई। ओके, देखिए क्या बोल रहा है, रेडियल कॉम्पोनेंट एक्सेलरेशन, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सब लिखवा रखे हैं यहाँ पे देखो। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट हिट है, समझे? एक्सेलरेशन मैंने क्लियर लिखवा रखा है, आर डबल डॉट, याद भी करने बोल रहे हैं बार बार। फिर से लिख दे रहे हैं, तो ये रेडियल कंपोनेंट है, देखो कौन सा है, आर डबल डॉट मतलब डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, थीटा डॉट डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, ये ऑप्शन है। ठीक,
ये 2021 में आया है, मतलब ये सब क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए आपका, ये सब क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। ये देखो, consider a particle of mass है moving in a plane with constant radial velocity r dot and constant angular velocity theta dot, मतलब r dot भी constant, theta dot भी constant है। एक्सेलरेशन क्या होगा? बहुत सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। देखिए एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन आपको पता है क्या होता है एक्सप्रेशन? r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर ई आर कैप प्लस 1/r डी बाई डी टी ऑफ r स्क्वायर थीटा डॉट ई थीटा। अब r डॉट कांस्टेंट है और थीटा डॉट भी कांस्टेंट है। r डॉट कांस्टेंट होगा तो r डॉट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। r डॉट अगर कांस्टेंट है तो r डॉट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? r डबल डॉट, ये 0 हो जाएगा, ठीक, ये 0 हो जाएगा। अच्छा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा माइनस ऑफ r थीटा डॉट ई आर कैप, ठीक। अच्छा, अब थीटा डॉट कांस्टेंट है, थीटा डॉट बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव के। थीटा डॉट टाइम के अनुसार चेंज नहीं कर रहा है ना तुम्हारा, तो थीटा डॉट को बाहर ले सकते हैं, ऐसे हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ प्लस थीटा डॉट बाई आर, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2r r डॉट। देखो क्या आंसर आया, r थीटा डॉट स्क्वायर ई आर कैप और ट्वाइस r डॉट, ये ट्वाइस r डॉट थीटा डॉट, ये आंसर आ जाएगा ना जी, माइनस r थीटा डॉट ई आर एंड ट्वाइस ऑफ r डॉट थीटा डॉट ई थीटा, ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल, फार्मूला बेस्ड, कोई माइंड का एप्लीकेशन नहीं, फार्मूला लिखिए, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है उसको इनकॉर्पोरेट कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ये लास्ट ईयर पूछा है, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आपका आया है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन इस टॉपिक से आया है। देखिए ये एक लौता टॉपिक काइनेमेटिक्स का है जैम का सिलेबस में, जैम का सिलेबस में ये एक लौता टॉपिक काइनेमेटिक्स का है, बाकी सारा डायनेमिक्स का टॉपिक है। तो इसमें रिलेटिव वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल, ये सब सिलेबस में नहीं है, हालांकि प्रोजेक्टाइल का यूज पड़ता है, आपको जानना चाहिए, ठीक है, बट काइनेमेटिक्स का कोई टॉपिक जैम के सिलेबस में नहीं है, ये एक लौता टॉपिक काइनेमेटिक्स का है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 10+2 में देखो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स नहीं पढ़ाया जाता है, तो अगर ये टॉपिक है, खासकर वो टॉपिक जो प्योरली ग्रेजुएशन के टॉपिक है, वो हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ठीक है, ओके। एमएसक्यू इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, मतलब मोर देन वन करेक्ट हो सकता है, मोर देन वन करेक्ट हो सकता है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट ईयर आया क्वेश्चन, ये लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया है, देखो क्या पूछ रहा है। r theta denotes the polar coordinates of particle moving in plane if r cap and theta cap, r cap theta cap, देखो अगर हमारा बुक्स वगैरह पढ़ोगे, हमारे लेक्चर्स पढ़े होगे, तो आप देखेंगे हमेशा मैंने हर जगह, चाहे वो ईएमटी का टॉपिक हो या कहीं भी, या इवन वेक्टर कैलकुलस में भी, हमने हमेशा इसको ऐसे लिखा है, ठीक है, ऐसे ही लिखते रहेंगे क्योंकि हमारा यही आदत है, ठीक है। लेकिन आईआईटी वाला लिखता है आर कैप थीटा कैप, वो भी ठीक है, बट हम लोग यही लिख रहे हैं, ठीक है। तो आर कैप इज ई आर वेक्टर, बेसिकली आर कैप इज बेसिकली ई आर कैप, ई आर कैप इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन इंक्रीजिंग आर, एंड ई थीटा वेक्टर इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन इंक्रीजिंग थीटा, ठीक है। अच्छा, क्या पूछ रहा है तुमसे? अच्छा, ये सब इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। देखो एक चीज ध्यान रखो, ये इनिशियल लाइन है और ये ऑरिजिन है, ठीक, ये इनिशियल लाइन हो गया, ये ऑरिजिन हो गया। कोई भी पॉइंट पी है, उसका पोजीशन को लोग दो कोऑर्डिनेट से डिफाइन करते हैं, एक आर और एक थीटा। आर क्या होता है? इस यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन इंक्रीजिंग आर। थीटा
ई आर कैप क्या, आर क्या है, यूनिट, सॉरी क्या बोल रहा है, आर इज बेसिकली डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ऑरिजिन एंड थीटा इज द एंगल विच आर मेक्स विद द इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन ये है, ये ऑरिजिन है, ये ऑरिजिन है और ये इनिशियल लाइन है। तो आर बेसिकली डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ऑरिजिन है और थीटा बेसिकली एंगल विच आर मेक्स विद द इनिशियल लाइन। और दो वेक्टर्स हैं, ई आर कैप यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन इंक्रीजिंग थीटा एंड ई थीटा कैप यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन इंक्रीजिंग थीटा। इसको पैरेलली ड्रॉ करेंगे तो यहां ऐसे आ जाएगा। अच्छा ठीक, ये सब क्वेश्चन करने का तरीका बता रहे हैं। देखो हमेशा ही ध्यान रखो कि ई आर कैप इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू, देखो आप कॉम्प्लेक्स नंबर याद करो, कॉम्प्लेक्स नंबर तो यहाँ सिलेबस में भी है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ ऐसा ही काम करते हैं हम लोग। कोई मान लो पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो प्लेन में पोजीशन डिफाइन करने के तीन तरीके होते हैं। एक तो हो गया कि कोऑर्डिनेट्स के थ्रू डिफाइन किया, आर थीटा एक्स कॉमा वाई, ठीक है। दूसरा होता है वेक्टर फॉर्म में डिफाइन करते हैं, जैसे पोजीशन को ऐसे भी लिख सकते हो ना, ये भी पोजीशन डिनोट कर रहा है, ठीक। या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, वो भी बड़ा इनोवेटिव तरीका है। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करते हो आप, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम सिंपल जेड डिफाइन करते हैं, इसको लिखते हैं एक्स प्लस आई। अच्छा इसमें एक हम लोग आइलर फॉर्म भी लिखते हैं, हम लोग इसको आर ई आई थीटा करके भी लिखते हैं। जेड को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं आर ई आई थीटा, वेयर आर इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द ऑरिजिन, थीटा इज द एंगल विच दिस आर मेक विद द इनिशियल लाइन। ई आई थीटा क्या है, ई आई थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा आई कैप, सॉरी कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे लिखते हैं, ये सब एनालॉगस है। अगर इसका एनालॉगी ड्रा करोगे आप, एनालॉगी ड्रा करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ई आर कैप इज नथिंग बट ई आई थीटा। ई आई थीटा जो रोल प्ले कर रहा है कॉम्प्लेक्स आर्गेंड प्लेन में, वही काम ई आर कैप भी कर रहा है, ठीक है। ये बेसिकली इट इज एनालॉगस टू ई आई थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी एनालॉगस टू ई आई थीटा प्लस पाई बाई टू। नहीं, ये कितना एंगल बनाएगा बताओ, ये थीटा प्लस पाई बाई टू एंगल बनाएगा। इजी रहेगा आपको करने के लिए, समझ रहे ना। कॉम्प्लेक्स नंबर विल हेल्प यू ओवर हियर, ठीक है। ओके, ये थोड़ा सा एरर है, इसको थीटा कैप कर लेना, ठीक है। इस थीटा कैप ई आर कैप है। तो अब क्यों क्या पूछ रहा है, देखो आपसे क्या पूछ रहा है, डेरिवेटिव पूछ रहा है, डी ऑफ क्या बनेगा बताओ, कर लो, कॉम्प्लेक्स नंबर ही यूज कर लो ना, आई ई आई थीटा, और आई क्या है, आई इज नथिंग बट, सो आना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर, इतना तो पता होना चाहिए ना। सो दिस इज नथिंग बट ई थीटा। तो ए तो सही लग रहा है, ए ऑप्शन तो ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक। अब दूसरा देखते हैं, देखो डी ई थीटा बाई, ये देखा जाए, ये तो गलत है, ई आर में आर आई नहीं रहा, ये सही नहीं है, ठीक है। कहीं भी आर नहीं आ रहा ना, इधर भी नहीं है, ठीक है। यही दोनों में से सही होगा। ये देख लो एक बार, ये क्या आ रहा है, डी बाई डी थीटा ऑफ, कितना हो जाएगा ये देखो, आई ई आई
ठीक, ये कितना बन जाएगा, आई इंटू ई आई पाई बाई टू ई आई थीटा, और आई ये भी आई ही हो जाएगा, तो आई गुना आई माइनस वन, विच इज नथिंग बट ई आर कैप। तो ये दो आंसर हमको सही लग रहा है। ये नहीं होगा, याद होगा ई आर में कहाँ तुम्हारा मतलब आर कैप, आर तो दिख ही नहीं रहा है इसमें कहीं भी, थीटा ही दिख रहा है सिर्फ। ये भी नहीं सही है, ये भी सही नहीं है, ठीक है। तो ए और सी आंसर इज करेक्ट, ए एंड सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ए और सी जो है करेक्ट आंसर है। ऐसे भी एक चीज ध्यान दो, पहले भी आपको बताए हैं जब पढ़ रहे थे वेलोसिटी एक्सेलरेशन, कोई भी यूनिट वेक्टर होगा, कोई भी यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, एक समझ ही लो इसको थोड़ा, ऐसे थ्योरी में मैंने बता रखा है, ठीक है। इफ ए इज ए unit vector of constant magnitude, then if a is a function of theta, a is a function of t, suppose अगर a जो है t का फंक्शन है और उसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, इन दैट केस dA by dt dot a will be 0. हाउ, देखो a इज ए वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया a स्क्वायर इज कांस्टेंट, a स्क्वायर कांस्टेंट मतलब a डॉट a इज कांस्टेंट, और a मान लो t का फंक्शन है, जैसे मान लो यहाँ थीटा का फंक्शन था ई आर और ई थीटा, तो उस केस में अगर d बाई डी टी करेंगे क्या हो जाएगा 0, एंड दैट मीन्स d, इसका मतलब ये है कि if a is a vector of constant magnitude, in that case, and if a is a function of t, suppose, in that case the derivative of that vector would be always perpendicular to the vector itself. Derivative of that vector is always perpendicular to the vector itself, ठीक है। तो यहाँ देखिए ई आर कैप है, ई आर कैप क्या है, ई आर कैप का डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो ई आर कैप का डेरिवेटिव ई आर के परपेंडिकुलर होगा, इसलिए वो देखो ई थीटा के डायरेक्शन में जा रहा है, ई थीटा ई आर परपेंडिकुलर है ना, यहाँ समझ में आ रहा है इसका एप्लीकेशन, डी बाई डी थीटा ऑफ ई आर कैप और ई थीटा कैप दोनों ही देखो थीटा का फंक्शन है, दोनों ही थीटा का फंक्शन आ रहा है, तो ई आर कैप का डेरिवेटिव ई आर कैप के परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ई थीटा कैप का डेरिवेटिव ई थीटा के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो देखो ई आर कैप का डेरिवेटिव ई थीटा के डायरेक्शन में है, तो ई थीटा ही है बेसिकली, और ई थीटा का डेरिवेटिव जो है वो ई आर कैप के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब परपेंडिकुलर है ई थीटा के, ठीक है। तो ए और सी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है, आगे चलें। अच्छा, एक ही एमएसक्यू दिखा, ठीक है, पेपर में। ओके, नेट देखिए न्यूमेरिकल आंसर टाइप में, इसमें भी एक ही क्वेश्चन लगता है, जो क्या बोल रहा है, 2017 में आया क्वेश्चन, इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट, इन प्लेनर कोऑर्डिनेट मतलब प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है, प्लेन में तो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट ही यूज करेंगे ना, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में। एन ऑब्जेक्ट पोजीशन एट टाइम टी इज गिवन लाइक दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 0। अच्छा, आर और थीटा दे रखा है तुमको, है ना, आर और थीटा जो है दे रखा है आपको, मतलब आर वेक्टर जो है वो ई टू द पावर टी है, और थीटा वेक्टर जो है वो रूट ए टी है, ठीक, ठीक है, बढ़िया। तो अब आर डॉट क्या हो जाएगा जी, आर डॉट विल बी ई टी एंड थीटा डॉट विल बी रूट एट, आर डबल डॉट क्या हो जाएगा, इट विल बी ई टी। तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है ना तुमसे, तो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आपको पता है, आर डबल डॉट आर थीटा डॉट स्क्वायर ई आर कैप एंड 1 बाई आर डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट ई थीटा कैप, ठीक। अब आर डबल डॉट क्या है, ई टी है,
आर क्या है, वो भी ET है। थीटा डॉट क्या है, √8, √8 का स्क्वायर 8 हो गया, ER क्या। अच्छा, ये आपका ET हो गया, d/dt ऑफ r² e⁻² 2t, और थीटा डॉट √8 E थीटा। ये कितना बन रहा है, -7 ET ER कैप प्लस ET √8 और ट्वाइस ऑफ, समझ में आ रहा है। तो एक तरह से ये बन गया तुम्हारा, यहां लिख देते हैं A वेक्टर इज and प्लस 2√8 ET E theta, and at t equal to 0 ET is 1, तो A वेक्टर क्या हो गया, -7 ER और 2√8 मतलब 4√2 E थीटा। निकाल लो यार, मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, 7×7 = 49, अच्छा 4 16 दूनी 32, और 50 और 30 81 हो गया, ये 9 मीटर पर सेकंड। आंसर आपका हो जाएगा 9 मीटर पर सेकंड, तो 9 आंसर हो जाएगा। ठीक, नियरेस्ट इंटीजर पे 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी मतलब एक्सेलरेशन है ना। ठीक है, क्लियर है। तो सिंपल क्वेश्चन देखो इस टॉपिक से है, इतना तो ध्यान रखिए जितना मतलब इसमें डिस्कस किए, और बाकी जैसे जो अगले साल तैयारी कर रहे हैं वो तो पूरा चैप्टर भी पढ़िए भाई। ठीक है, मैंने पढ़ा रखा है पूरा। ठीक है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट का एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पे या मोबाइल ऐप पे भी होगा, तो वो उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी रुक जाते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम लोग का न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कर लेंगे, उसके प्रीवियस पेपर कर लेंगे। अभी हर दिन प्रीवियस पेपर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इफ़ यू आर सीइंग द वीडियो कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।